बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई एम मिसेस अनीला इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। आपकी फरमाइश पर टैट ह्यूज की पोएम आ रही है, द थॉट फॉक्स। द थॉट फॉक्स का काम हमारा रुका पड़ा था, बस थॉट फॉक्स पीछे चली जाती रही क्योंकि बीच में हमारे दूसरे काम आते रहे। इसको ज़्यादा डिले नहीं करती और शॉर्ट टाइम में इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बस इसमें आपने देखना ये है कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है और ये रन ऑनलाइन पे चलती है। ये पोइम जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें पोइम की लाइन्स ख़त्म होने से पहले दूसरी पे चली जाती हैं। याद है ये टेक्निक हमारी फ़िलिप्स लार्कन ने भी यूज़ की है मिस्टर बलिनी में, और वो भी रन ऑन टेक्निक पे चलते हैं। फटाफट अगली लाइन को पकड़ लेते हैं। 6 स्टेंसर्स हैं और हर स्टेंसा की 4 लाइन्स होंगी और 4 लाइन्स के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इन्होंने इसमें फिगर्स यूज़ किए हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की है, कैनास्टिक इमेजरी यूज़ की है, ऑल्फैक्टरी इमेजरी यूज़ की है, रिटोरिकल टेक्निक यूज़ की है, ब्लैंक वर्ड्स लाइक दैट, रिपीटेशन टर्म, ऐसी ऐसी चीज़ें मिस्टर टेड ह्यूज ने इसमें यूज़ की हैं कि वो देखने के काबिल हैं और ये उनकी बेस्ट पोएम में कंसिडर की जाती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। टेड ह्यूज को हम जानते हैं कि टेड ह्यूज एक ब्रिटिश पोइट हैं और टेड ह्यूज ब्रिटिश पोइट होने के साथ साथ क्या कहलवाते हैं, चिल्ड्रंस राइटर कहलवाते हैं। और ये नॉर्मली जाने जाते हैं कि ये एनिमल्स की इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड ही इज़ द बेस्ट पोइट ऑफ हिज जनरेशन। अपनी जनरेशन का ज़बरदस्त और बेस्ट पोइट भी कहलवाते हैं ये, और ब्रिटिश पोइट ल्यूरेट भी हैं। ल्यूरेट कौन होता है? जिसको ताज पहनाया जाता है, जिसके सर पर शायराना अमाल के लिए ताज पहनाया जाता है, और इन्होंने समझे ताज रखा है 1984 से टिल हिज डेथ। कब हुई थी इनकी डेथ? 1998 में। और ये पैदा कब हुए हैं? 1930 में पैदा हुए हैं। सिल्विया प्लैथ इनकी बेगम हैं, जिनसे इन्होंने 1956 में शादी की थी और 1963 में जो है सिल्विया ने सुसाइड कर ली थी 30 ईयर ओल्ड की एज में। टेड ह्यूज की पोएम्स हम कर चुके हैं। आप देखिए अगर हमारी प्लेलिस्ट, तो आपको टेड ह्यूज की पोएम्स भी मिलेंगी और वहाँ आपको सिल्विया प्लैथ भी मिलेंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब काफ़ी चीज़ें आपको पता लग गई। अब ये पोएम हमारी और इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। लेट्स सी दिस वन, द पेज नंबर 1 फॉर थॉट फॉक्स। द थॉट फॉक्स इज़ अ शॉर्ट ब्यूटीफुल पोइम, बड़ी मुख्तसर की खूबसूरत नज़म है। इट डील्स विद द आइडिया ऑफ पोइटिक इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होती है जनाब? ये इंस्पायरेशन वही होती है जो आप हमें अपने कमेंट्स कर देते हैं, आप हमें सब्सक्रिप्शन से देते हैं, लाइक्स करते हैं, और जब हमारा चैनल शेयर करते हैं तो हमें इंस्पायरेशंस आ जाती है, यानी हमारे जो है ना में जान डल जाती है और जैसे हम उभर आते हैं कि भाई हमारे जो है इंस्पिरेशंस है आपके कलमात, आपके कमेंट्स। अब ये जो है पोइटिक इंस्पिरेशंस है ना, ये एक शायर की जो है ना जिस्म जान डाल देती है, जिस्म में जान डाल देती है। शायर बेजान सा होता है तो ये पोइटिक इंस्पिरेशंस आती है तो वो उभर आता है। हाउ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो होते हैं तसव्वुर होती है, ख्याल में रहने वाले जो ख्याल में ख्याली बातें होती हैं, अगर वो तसव्वुर और ख्याल जो है वो किस तरह से कम्स आता है इन द माइंड और माइंड में एंड चेंज और बदल देता है इनटू अ कॉन्क्रीट फॉर्म, और एक मजबूत शक्ल बन जाती है उसकी। हाउ इंस्टिंक्ट रिप्लेसेस इंटेलेक्ट। इंस्टिंक्ट क्या होती है? पैदाइशी रुझान या वजदान, जबलत भी इसे कहते हैं। इंस्टिंक्ट होती है कि वो तब्दील कर देती है इंटेलेक्ट को। इंटेलेक्ट हमारी दानिश, ज़हानत, अक़ल किस किस्म की हम रखते हैं, उसमें वो किस किस्म की तब्दीलियाँ हमारा वजदान उस वक़्त, हमारी पोइट की उस वक़्त क्या हालत होती है, कौन सी उसके ऊपर इंस्पायरेशंस छाई होती हैं और वो क्या फॉर्म क्रिएट करता है, ये सब कुछ उस वक़्त शामिल हो जाता है। जानते हैं कबलाए खान में वो लिख रहे थे कॉलरेज पोइम, तो वो लिखते ही जा रहे थे अपनी वो नशे की हालत में, लेकिन जो ही किसी ने आवाज़ दे दी तो वो उनका इंस्पायरेशन, पोइटिक इंस्पायरेशन इमेज वहीं ख़त्म हो गया और वो दोबारा उसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हमने और टू डिजेक्शन एंड आउट देखी है, उसमें भी उनका यही था कि भाई अब मेरे हालात ही ऐसे नहीं हो रहे कि मुझे कोई आइडिया आए। अब यहाँ शायर को आइडिया आ रहा है। यहाँ टेड ह्यूज
आइडिया हासिल कर रही हैं, मगर कैसे हासिल कर रही हैं इसका वो सारा प्रोसेस हमें बताने वाले हैं। एंड हाउ मच सॉलिट्यूड, किस तरह से ये जो तन्हाई होती है, एंड अ क्वाइटेड एनवायरनमेंट, एक खामोश माहौल, अ पोएट नीड्स टू क्रिएट अ पोएम, शायर को ज़रूरत होती है एक पोएम क्रिएट करने के लिए। अब हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, हमें भी एक क्वाइट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, ये हमारी भी इंस्पायरेशंस होती है, भाई हमारे व्यूवर्स ने ये पोएम देखनी है, इसके लिए एटमॉस्फेयर बनाना है, कोई आवाज़ ना आए, एक सॉलिट्यूड कंडीशन हो कि जिसमें हम बजाते खुद अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ माहौल ज़रूरी होता है, ये टेलीविज़न के शोर में या लोगों के शोर में तो नहीं होता ना, ऐसा ही शायर को माहौल ज़रूरी है। और उसके साथ साथ वो तन्हाई में बैठा होता है, एंड दैट द इंस्पायरेशंस कम्स ऑल ऑफ इट्स डन, और ऐसा होता है कि ये इंस्पायरेशंस, ये जो उसके ऊपर ये हालत आ रही है ना, जो उसको उभार रही है, जो उसको उसके अल्फाज को सोच दे रही है, ये एकदम से आती है, नॉट एट द स्वेट, ये वैसे ही नहीं आती कि जाके आप पसीने बहाएं और मेहनत करें, इस लफ्ज़ को इसके साथ जोड़ें, उस लफ्ज़ को इसके साथ जोड़ें। सडन होता है ये सारा कुछ, बाजू का तो सडनली आप आ जाते हैं, और बाजू का ये होता है कि सडन नोट आते ही नहीं है सडनली एट द स्वेट, और बड़ी मेहनत से आते हैं। अब यहाँ शायर की हालत भी कुछ ऐसी ही है कि उसको यकलहत आइडिया आ जाता है, यूँ ही वो कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, वो उसका पेज फिलअप हो जाता है। ये आइडिया यकलहत आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे शेर आ रहा है, वारद हो रहा है, भाई शेर आमद हो रही जल्दी से लिख लो, अगर लिखूँगा नहीं तो भूल जाऊँगा। कई लोग काफ़िए मिलाने बैठ जाते हैं तो वो नहीं काम कर पाते, तो शायर के लिए सडनली इंस्पिरेशंस भी होती हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी अपेट, बड़ा मुनासिब एंड सूटेबल, और बहुत ही इसके साथ जचता है टू द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम के मरकज़ी ख्याल के साथ। मरकज़ी ख्याल क्या है? पोइटिक इंस्पिरेशन, वही जो शायर हासिल करना चाह रहा है कि मैंने जनाब किस तरह से ये पोइटिक इंस्पिरेशंस लेनी है, अपने जज्बात जगाने हैं, किस तरह मेरे आइडियाज़ आने हैं और कैसे मैंने उन्हें कलेक्ट करना है, ये सब कुछ जनाब इसमें हो रहा है। टाइटल बड़ा ज़बरदस्त है, इट इज़ बोथ सिम्बॉलिक, इसमें बड़ी अलामतें हैं, एंड मेटाफोरिक। और मेटाफोरिक क्या होते हैं जनाब? इस्तारा मजाजी किस्म के, यानी उसने मेटाफोर यूज़ करके हमें बताने की कोशिश किया। फोक्स को उसने मेटाफोर यूज़ किया है, फोक्स के साथ साथ उसने जो स्टार्स हैं, ब्लैंक पेज है, या आगे हम टेक्स्ट कर रहे हैं ना, इसका टेक्स्ट में इसकी सारी वो डिटेल्स देते हैं। इट थ्रोज लाइट ऑन ह्यूज स्किल, और ये जनाब ह्यूज स्किल पे हमें बड़ी रोशनी डालते हुए नज़र आते हैं। और यूजिंग एनिमल इमेजरी, एनिमल इमेजरी कुड बी अंडरलाइन, आई मीन एनिमल इमेजरी को यूज़ करता है टू शो ह्यूमन बिहेवियर, के वो किस तरह इंसानों के रवैये दिखाता है एंड एक्शंस, और उनके काम दिखाता है। द एटीट्यूड ऑफ द पोइट इज़ फिलोसॉफिकल, बड़ा फलसफियाना है, एज ही मेडिटेट्स, गौर करता है ऑन द नेचर, फितरत पर। नेचर क्या है? रात, तारे, दरख्त, माहौल, स्नो, ये सारी फितरत की चीज़ें हमें देखने हैं इस पोएम में। एंड डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया, किस तरह आइडिया तरक्की पाता है, फ़रोग़ पज़ीर होता है। द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम शोज़ ह्यूज डीप स्टडी ऑफ लिटरेचर, जो बैक साइड देखें, अगर पस मंज़र देखें तो उसने बड़ा अच्छा लिटरेचर को मुताला किया है। एंड पोइटिक इंस्पायरेशन, और उसकी जो शायराना जज्बात जो उभर रहे हैं, एंड हिज डीप ऑब्जर्वेशन, और उसकी जो गहरा मुशाहिदा किया, उसने जो गहरा मुशाहिदा किया है, ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, पहचान पे, किसकी पहचान? ऑफ बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल्स और ह्यूमन बिहेवियर्स की उसने काफ़ी पहचान की है। और उन्होंने क्योंकि काम किया था ना ज़ू में, जानते हैं हमने इसका वो अपने लिंक फेसबुक पे जो हमारे ऑडियोज़ हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे कि इन्होंने वहाँ पर अपने दौर में ज़ू में काम करके ये सारी वहाँ से इंफॉर्मेशंस, ऑब्जर्वेशंस, इंस्पायरेशंस, आइडेंटिफिकेशंस सब हासिल किया था एनिमल्स के बिहेवियर का। फिर उन्होंने एनिमल्स के बिहेवियर के साथ साथ ह्यूमंस बिहेवियर को अटैच कर करके कई पोइम्स लिख डाली। द पोएम डील्स विद द थीम के साथ ही तो ये पोएम डील कर रही है, और वो थीम क्या है? ऑफ पोइटिक इंस्पायरेशन। हाउ एन आइडिया कम्स इन टू द माइंड ऑफ द पोइट, किस तरह शायर के दिमाग में आइडिया आता है, एंड हाउ ही पुट्स इट ऑन द पेपर, किस तरह वो उसे पेपर पर उतार लेता है। ही टेल्स द कंडीशन, वो हमें हालात बताता है ऑफ अ पोइट। एक शायर की नीड्स टू कंपोज अ पोएम, के उसको तरतीब देना जब पड़ती है ना एक नज़म, तो उसको कौन कौन से हालात चाहिए होते हैं। ही पर्सोनिफाइज, वो पर्सोनिफाइज करता है, शख्सी देता है शक्ल, किसको? पोइटिक इंस्पायरेशंस के शख्सी शक्ल देता है टू अ फोक्स, एक फोक्स के साथ, एक फोक्स की शक्ल में हमें वो पोइटिक इंस्पायरेशंस दिखाता है कि हमें फोक्स जो है ना, पोइटिक इंस्पायरेशन है, शायराना उभार है, शायराना जज्बात हैं, और शायराना
उसके वो जज्बात हैं जो सामने आ रहे हैं। फोक्स उसको पर्सोनीफाई कर रहा है, उसकी शख्सी शक्ल है। द पोइट डज नॉट इन एनी वे किसी भी तरीके से डाइवर्टेड फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। डाइवर्टेड क्या होता है जनाब? तजावज़ कर देना, रुख फेर लेना, मुतबादल हो जाना। वो रुख नहीं फेरता अपने मरकज़ी आइडिया से। मरकज़ी आइडिया उसका क्या है? पोइटिक इंस्पिरेशन of the poem. The poem tells how some things abstract change into concrete and unknown becomes known. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। वो बताना चाह रहे हैं कि जनाब किस तरह से ये कुछ आम से तसव्वुर एक मजबूत ख्याल में बदल जाते हैं, तब्दील होती हैं, और कैसे ना जानी हुई चीज़ मशहूर हो जाती है। The poem, the third fox, tells about the whole creative process. पूरे का पूरा creative process ही इस poem ने हमें बताना है। A poet जिसमें एक शायर undergoes गुजरता है when he composes a poem, जब वो एक नज़म को तरतीब देता है, अपनी शायरी को तरतीब देता है। While writing a poem, एक poem लिखने में the poet needs a perfect solitude and peaceful and quiet environment. ये वही चीज़ें आ गई जो क़ुबला हान में कॉलरश को ज़रूरत थी। बड़ा पुरसकून माहौल, solitude तन्हाई, पीसफुल, पुरअमन, क्वाइट, बिल्कुल ऐसा उसे माहौल चाहिए जिसमें कोई शोर शराबा ना हो। एन आइडिया ग्रेजुअली इन्वॉल्व्स, एक आइडिया फिर आहिस्ता आहिस्ता तैयार होता है। इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। इन द बिगनिंग स्टेज, पहले अगर मरहले में देखें, द आइडिया इज़ नॉट क्लियर, आइडिया तो क्लियर ही नहीं है, साफ नहीं है। इट इज़ ब्लर, ये तो बड़ा धुंधला सा है। एंड न्यूबुलस, न्यूबुलस भी हम इसे कहेंगे गैर वाजिया, धुंधला, दोनों के सेम मीनिंग बनते हैं। ब्लर भी धुंधला है और नेबुलस भी धुंधला है, और ये दोनों आपने याद रखने हैं वर्ड्स। ये हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग्स आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करके आपने अपने सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। बट थ्रू कंसंट्रेशन कुछ सोचता है, इट बिकेम्स द डिस्ट्रैक्ट, फिर वाज़ेह होने लग जाती हैं क्या? वो ब्लर एंड न्यूबुलस आइडियाज़। एट द एंड ऑफ अ क्रिएटिव प्रोसेस, ये जो क्रिएटिव प्रोसेस चलता है, इससे क्या होता है? जिससे शायर गुजर रहा था, आइडियाज़ धुंधले थे, द आइडियाज़ मर्ज, तो आइडियाज़ जनाब उभरते हैं, आइडियाज़ में तरक्की होती है, तब्दीली आती है। ये जो मर्ज जो है ना, ये उभरते मफहूम में आता है। मर्जिंग आउट, उभरते हुए आर्टिस्ट, फ़नकार, वो हमारे उभरते हुए फ़नकार जिन्होंने खुदकुशी कर ली, ये उनका भी बीच में हवाला आ गया। ये मर्ज आता है किसी चीज़ की तरक्की की इब्तदाई हालत होना, उभरना। उभरते हैं ख़यालात क्वाइट क्लियरली, बहुत साफ़ तौर पर, आउट ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे से आ जाते हैं। यानी वो खाली जहाँ तन्हाई के माहौल में बैठा होता है, तो अंधेरे में जो ख्यालात होते हैं तो वो उभर के आते हैं। एज द फोक्स, जैसे ये फोक्स आता है, शूट्स का मतलब होता है तेज़ी से आना, तेज़ी से आगे बढ़ना, तेज़ी से आगे बढ़ता है क्रॉस द क्लियरिंग, और तेज़ी से आगे बढ़ता है जब वो फोक्स देखता है कि रास्ता साफ़ है, बाहर कोई नहीं है, हालात ठीक है, जाके शिकार को झपटूँ और तेज़ी से अपना काम करता हुआ यहाँ से निकल जाऊँ, ऐसे आइडियाज़ आते हैं। द सेंट्रल एक्शन ऑफ द पॉइंट के मरकज़ में क्या आता है? टेक्स प्लेस अ रूम, एक कमरा है, लेट एट नाइट, वहाँ पर काफ़ी रात हो चुकी है। वेयर द पोइट इज़ सिटिंग अलोन इन एट हिज डेस्क, और जनाब हमारे शायर अकेले तनख्वाह अपने डेस्क पे बैठे हैं। द नाइट इज़ स्टारलेस, जो रात है वो स्टारलेस है, वहाँ पर कोई ज़्यादा हमें सितारे दिखाई नहीं दे रहे। साइलेंट, खामोश एंड टोटली ब्लैक, और बिल्कुल ब्लैक, काली है। बट द पोइट सेंसेस, काली यानी डार्क है, अंधेरा छाया हुआ है। द पोइट सेंसेस सम प्रेजेंस, उसको कुछ एहसास होता है कि कोई मौजूद है, विच डिस्टर्ब्ड हिम, जो उसे परेशान कर रहा है। ही सेज, वो क्या कहता है, क्या परेशान कर रहा है? तन्हाई में आपको घड़ी की आवाज़ भी टिक 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 सुनाई देती है, और वो परेशान करती है आपको। आई इमेजिन, मैंने सोचा, दिस मिडनाइट मूवमेंट्स फॉरेस्ट, इस रात में, जब इस घने जंगल के लम्हात में आधी रात हो गई है, मैं क्या तस्वुर कर रहा हूँ? समथिंग एल्स इज़ अलाइव, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जिंदा है। ये समथिंग जो है ना, ये आइडिया को भी कह रहा है कि मैं हूँ तो बिल्कुल ब्लैंक, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उम्मीद की किरण अभी बाकी है, कोई आइडिया है। Actually, the poet is engaging in meditating on an idea. दरअसल पोइट अपने आप में उनको engage कर रहा है, मसरूफ़ कर रहा है और गौर कर रहा है किसी आइडिया के लिए ना। quiet and solitude, एक बड़े खामोश और तनहा माहौल में। The clock is ticking, clock क्या कर रहा है? टिक टिक टिक, and he has a paper before him, और उसके पास एक पेपर है to write his thoughts on it, अपने जो सोचें हैं उस पर लिखे। As some ideas is coming across the
क्रॉस इन हिज माइंड, कुछ आइडियाज़ उसके दिमाग में आ रहे हैं। दिस इज़ द इनिशियल स्टेज, ये इब्तदाई स्टेज है अभी पोइट्रिक इंस्पायरेशन की। क्रिएशन, इंस्पायरेशन आ गई, उसने कलम उठाया, अब क्रिएशन की ये इब्तदाई स्टेज है ऑफ पोइट्रिक क्रिएशन। The poet compares the appearance of an idea in the empty mind। वो कहता है ये जो आइडिया है ना, ये मेरे खाली दिमाग में आ रहा है, इसको वो कंपेयर्स करता है टू द स्लो अपीयरेंस ऑफ अ फॉक्स, एक फॉक्स की स्लो अपीयरेंस के साथ। द फॉक्स फ्रॉम द डार्कनेस, जो कि अंधेरे से आता है, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल से, घने जंगल है, मुख्तलिफ किस्म के हालात मर्ज हुए और एक आइडिया उभर के बाहर आ रहा है फॉक्स की पर्सोनिफिकेशन में, शक्ल में। द पोएट सेज, वो कहता है दो इट इज़ ऑल डार्क, सब कुछ बड़ा गहरा अंधेरे वाला है, बट स्टिल समथिंग इज़ एमर्जिंग आउट, लेकिन कुछ ना कुछ तो उभरने वाला है। एमर्जिंग आउट, कुछ ना कुछ तो उभर रहा है। ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे से, एंड कमिंग टू शेयर, और आ रहा है कि उसको शेयर करे। द पोइट्स लोनलीनेस, पोइट्स की तन्हाई में आके वो अपना हिस्सा डाले, उसके साथ शेयरिंग कर ले, उसके साथ शेयर करे, और वो आइडियाज़ आ रहा है इसके तन्हाई को हिस्सादार बनने के लिए। इन हिज माइंड, उसके दिमाग में, जस्ट लाइक द स्लो हेजिटेंट, उसी तरह से जिस तरह से हल्के हिचकिचाते हुए पेस कदम ऑफ अ फॉक्स, एक लूमर के हिचकिचाते हुए कदम आते हैं। एमर्जिंग फ्रॉम द डार्क, वो डार्क में से निकलते हैं, ऑफ वुड, जंगलों से। एज ही सेज, वो कहता है, ऐसे अगर आप टेक्स्ट देखेंगे तो टेक्स्ट में आपको इसको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसका कह रहे हैं जनाब, वो जंगल के उसमें से आता है, कोल्ड, ठंड है, डेलिकेटिंग ये बड़ा नरम नाजुक सा है, उसकी ऐसी हालत है कि वो नाजुक लगा लें आप उसे, बहुत ही नाजुक अंदाज में। एज द डार्क स्नो, जैसे कि बड़ी गहरा अंधेरा और उस पर ऊपर स्नो, अगर अंधेरे में स्नो पड़ेगी तो थोड़ी वाइट हो जाएगी, यानी ब्लैक एंड वाइट माहौल हो गया। अब फोक्स नोज, एक उसकी जो है नोज़ निकली है, टचेस ट्विग्स लीफ, और वो टच करती है ट्विग्स के लीफ, टहनियाँ और पत्तों को टच करती है। एट फर्स्ट द टू आइज ऑफ द फोक्स अपीयर, सबसे पहले तो आंखें आती हैं, एंड देन द होल बॉडी, और फिर सारी की सारी उसकी हमें जिसामत नजर आने लगती है। ऑफ अ फॉक्स, एक्स फॉक्स, कम्स अक्रॉस द बुशेस, जब बुशेस से बाहर आता है, ही सेज, अब ये वो फॉक्स की बाहर आने को कह रहा है कि दिमाग में ऐसे आइडिया आ रहे हैं। टू आइज सर्व्स अ मोमेंट, एक तो देखा उसने, दो आंखें आई हैं, ये आइडिया की पहला स्टेप था कि दो आंखें नज़र आ रही हैं। सर्व्स अ मूवमेंट, एक ही लम्हे में आती हैं। डेट नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ, ये अल्टरेशन हो गई, उसने बार बार बता दिया जनाब। और दोबारा आई, फिर दोबारा आई, फिर दोबारा आई, ये आ इसने सारी इसमें यूज़ कर दी। द आइडिया और एसोनेंस पे यूज़ हो गए। द आइडिया इज़ ग्रेजुअली डेवलपिंग, आहिस्ता आहिस्ता ये आइडिया तरक्की पाता है। एंड एवरी टाइम इट बिकम्स मोर डिस्टिंक्ट, और हर मरतबा ये मज़ीद वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि पहले आँखें आई हैं, फिर नाक आया, पता नहीं चल रहा क्या है, फिर वो चेहरा आया, पता चल गया अच्छा लूमर है, फिर जिस्म आया, पता लग गया इतने साइज़ का है, फिर और बाहर आके पता लग गया इसका इरादा क्या है। ये सारे के सारे उसके लिए और क्लियर हो जाते हैं। एज द फॉक्स फिगर्स बिकम्स क्लियर विद इट्स delicate steps it puts forward, अपने इन डेलिकेट कदमों के साथ फोक्स क्लियर होता है जनाब, आगे चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दिखता है इट्स आइज अपीयर्स, आंखें आती हैं, थ्रू द डार्कनेस, अंधेरे से, नाउ एंड नाउ, और अब और उसके बाद आर द वर्ड्स विच टेल्स हाउ द फोक्स इज प्रिंटिंग, कैसे फोक्स को प्रिंट किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। द मार्क्स, और उसके निशान कैसे प्रिंट हो रहे हैं, छप रहे हैं। इट्स सपोज, उसके पंजों के निशान ऑन द स्नो, स्नो के ऊपर, क्योंकि जब फोक्स बाहर आया है तब फोक्स बाहर आके चला है स्नो के ऊपर, तो उसके निशान वहाँ पर कैसे फिक्स हो गए हैं, ये पूरा उसने प्रोसेस बताया है कि वो जो खाली ब्लैंक पेज था वो कैसे प्रिंट हो गया, जैसे उसके निशान वहाँ छप गए ना सफ़ेद स्नो पे, तो ऐसे ही पेपर पे मेरे अल्फाज भी आ गए। बिहाइंड इट हेजिटेट्स, फिर वो हिचकिचाता है, स्टॉप्स, रुकता है, यानी सोचता है पोर्स कि ये लफ्ज़ मुनासिब है, मैं बोल रहा हूँ, ये लफ्ज़ मेरा यहाँ चलेगा, मैं लिख रहा हूँ, ये क्या हालात के मुताबिक सही रहेगा, ये फिर हेजिटेट्स करता है, फिर रुक जाता है। एंड देन रिज्यूम्स इट्स अ मूवमेंट, और फिर दोबारा शुरू कर देता है अपनी सारी तहरीक को, सारी कशमकश और कोशिश को। आफ्टर मेकिंग श्योर, यकीन करने के बाद दैट इट्स पैथ इज सिक्योर, अब वो देखता है कि रास्ता साफ़ है, जैसे उसने फोक्स ने देखा रास्ता साफ़ है, पोइट्स ने देखा मेरे अल्फाज का मेल जोल बिल्कुल ठीक है। इट टेक्स बोल्ड स्टेप्स, तो वो ज़्यादा जो है महफूज और निडर किस्म के कदम उठाता है। दीज लाइन्स आर अबाउट द डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव पोइटिक क्रिएशंस एंड
दिस वन क्रिएटिव प्रोसेस एंड पोइटिक इंस्पिरेशंस, ये सारे वर्ड्स जो है ना इन्हीं ने बार बार हमारी इस पोइम में यूज़ होना है। इस पोइम की एलेबोरेशन के लिए यूज़ करेंगे हम इसे। रिफाइंड क्या करता है जनाब, उसे बड़े आला ज़ोक से, बड़े अच्छे तरीके से और अदायगी करता है, उनकी रिफाइनमेंट करता है अपने थिंकिंग आइडियाज़ की, फिर उनको फ़रोग पाता है, उनको तरक्की देता है और अल्फाज लिख देता है। द पोइट रादर सेज, वो कहता है डैड फोक्स इज़ श्योर अबाउट इट्स पेथ, वो पैथ, उसको अपने रास्ते का मुकम्मल यकीन था, पोइट को श्योर था कि भाई मेरा यही रास्ता है, मैं सीधा इसी रास्ते पर जा रहा हूँ। सिम्बोलिकली इट मीन्स, अगर लामती तौर पे देखें तो इसका मतलब क्या है, डैट नाउ द आइडिया इन द माइंड ऑफ द पोएट इज़ वेल इल्यूमिनेटेड, उसके माइंड में जो आइडिया आया बड़ा रोशन आ गया है, एंड वेल डिफाइंड, और वो उसे बड़े अच्छे तरीके से वजाहत भी कर सकता है, इतना आइडिया उससे आ गया है। इट हैज़ बिकम डिस्टिंक्ट, वाज़िया हो गया है, एंड क्वाइट मीनिंगफुल, और इसमें मफहूम भी आ गए हैं। ये सारा उसने कोई क्रिएटिव प्रोसेस बता दिया हमें कि कैसे शायरी शायर के दिमाग में आती है। These lines shows the excitement उसमें बड़ी नज़र आती है, जोश जज्बा नज़र आता है, of achieving कि कैसे हासिल करना है, the vision तसव्वुर को, as if the fox has captured, जैसे कि किसी फोक्स ने, किसी लूमर ने काबू पा लिया हो इट्स प्रे, अपने शिकार पर, एंड इट अपीयर्स विक्टोरियस एंड प्राउड, और जब वो उसको ले लेता है, जब वो अपने शिकार को हासिल कर लेता है ना लूमर, तो फिर वो कितना फातिहा बन जाता है और कितना खुश होता है कि भाई जनाब मैंने अपना शिकार हासिल कर लिया। ऐसे ही शायर जब अपने पेजेस पे प्रिंट कर लेता है अपने अल्फाज, वो भी खुश हो जाता है। ब्रिलियंटली कॉन्सेंट्रेटेडली, अब बड़ी जो है महारत के साथ, बड़ी कॉन्सेंट्रेट, बड़ी सोच समझ के बाद, कमिंग अबाउट इट्स ऑन बिजनेस, वो आ जाता है अपने ही काम पर, कोई जनाब अब मैंने अपना काम कर दिखाया है, मैंने अपना बिजनेस कर लिया है और मेरा काम पूरा हो गया। क्या हुआ, उसने क्या किया है, उसने अपने शिकार को पा लिया है और शायर ने अपने आइडिया को पा लिया है, ये हो गया है कमिंग अप इट्स ऑन बिजनेस में। The poet says, poet क्या कहता है, that the creative process is quite near to its culmination. culmination होता है जनाब अख्ताम पजीर होना, अपने बुलंद तरीन मकाम पर हो जाना। ये जो कोई क्रिएटिव प्रोसेस था ना, अब तकरीबन बिल्कुल अपने अख्ताम के करीब है। द सडन शार्प हॉट स्ट्रिंग सिम्बोलाइजिंग इंडिकेट्स द completion of poetic throw। अब ये जो स्ट्रिंग, स्टन, शार्प, हॉट स्टिंग है, इसमें उन्होंने द हॉट स्टिंग के साथ ना ऑल फैक्ट्री भी यूज़ कर दी है, इसमें स्मेल भी हमें दिखाई है कि जनाब ये वो भी इमेजरी इसमें यूज़ होगी। अब इसके आते ही उसने क्या किया है, उसने सब कुछ जो है अपने आइडियाज़ के साथ महसूस कर लिया है। एक बड़ा ही अचानक आने वाला जज्बा था जिसमें फोक्स ने क्या किया था, फोक्स ने सूंघा था कि भाई मुझे शिकार की खुशबू आ रही है और वो शिकार पे ये झपट पड़ा था। तो ऐसे ही शायर अपने अल्फाज पर झपटा। इट एंटर्स द डार्क होल, डार्क होल क्या है, दिमाग में, ऑफ द हेड, वो दिमाग में आया, सर के खाली दिमाग में घुसे ये सारे आइडियाज़, और ऐसे ही शायर उन पर झपट पड़ा जैसे फोक्स अपने शिकार पर झपटता है। नाउ द इटर्नल वर्ड्स, अब इटर्नल वर्ड, ये बैरूनी दुनिया जो है ऑफ द पोएट शायर की, हैज़ बीन चेंज्ड, बदल गई है इनटू द ब्राइट वर्ड, अंदरूनी दुनिया, जो अंदर में उसके खालीपन था, जो उसको महसूस हो रहा था कि मैं शायरी नहीं कर पा रहा, मुझसे अल्फाज नहीं मिल रहे, वो अब क्या हो गए थे, उनमें अब बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन की वजह से तब्दीली आ गई थी। और बट द एक्सटर्नल, लेकिन जो बैरूनी था, इज स्टिल द सेम और अनचेंज, वो तो वैसे ही था, अनचेंज और सेम। द स्काई इज स्टिल स्टारलेस, वैसे ही था बगैर सितारों के आसमान। द क्लॉक इज स्टिल टिकिंग, और घड़ी भी टिक टिक लगाई हुई थी वैसे उसी तरह ही। देयर इज़ नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं आई इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बैरूनी दुनिया में। बट द पेज इज प्रिंटेड, लेकिन जो सफ़ात जो हैं इन पर छप चुके हैं अल्फाज शायर के। द प्रोसेस हैज़ बीन कम्प्लीटेड, शायर का जनाब ये सारा मरहला कंप्लीट हो गया। ही से वो कहता है द विंडो इज़ स्टारलेस, विंडो जो थी स्टारलेस है और स्टिल स्टारलेस, अभी तक स्टारलेस है। द क्लॉक टिक्स, क्लॉक टिक टिक करता है। द पेज इज प्रिंटेड, लेकिन मेरे सफ़ात तो प्रिंट हो चुके हैं। द ग्रेजुअल अपीयरेंस ऑफ द पोएट्स ऑफ द फोक्स, फोक्स की जो आहिस्ता आहिस्ता हमने स्ट्रक्चर बॉडी जाहिर होती है। सिम्बोलाइज, क्या सिम्बोलाइज है, किसकी अलामत है, द अपीयरेंस ऑफ एन आइडिया, एक आइडिया की अलामत है। ब्लैंक पेज किसकी अलामत है, सिम्बोलाइज द ब्लैंक एंड द एम्प्टी माइंड ऑफ द पोइट, पोइट के खाली दिमाग की अलामत है। विंडो इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी विंडो, ये कोई ऐसी वैसी विंडो नहीं है, बट द विंडो ऑफ द माइंड, लेकिन दिमाग की खिड़की है। स्टर्न शार्प हॉट स्टिंग ऑफ फॉक्स सिम्बोलाइज द एंट्रेंस ऑफ आइडिया इन द माइंड ऑफ द पोइट। ये हम ऊपर देख कर आए हैं कि कैसे वो आइडिया पर झपटा, जैसे वो शिकार पर झपटा।
द हॉट स्टिंग इज़ द यूज ऑफ ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ऑल्फैक्टरी क्या होती है? सूंघने की हिस्स। सेंसेशियसनेस, जैसे वो जॉन किट्स यूज़ करते हैं वैसे ही टेड ह्यूज ने यूज़ की है, सूंघने की इमेजरी। एंड द फिगर्स मूव, और ये जो फिगर इधर उधर हरकत करते हैं, इज़ द यूज़ ऑफ कैनेस्थेटिक इमेजरी। कैनेस्थेटिक इमेजरी होती है हरकत जिसमें होती है इधर उधर, इधर से उधर जाओ, हरकी इमेजरी, जैसे वो स्पोर्ट्स में अक्सर ये यूज़ होता है, इधर से उधर होना। क्लॉक्स टिक टिक टिक, क्लॉक्स टिक्स इज यूज्ड ऑफ द ऑडिटरी इमेजरी। हमें आवाज़ सुनाई गई है, हमें सुंघाया गया है और हमें हरकत करता हुआ दिखाया गया है कि महसूस करें इन चीज़ों को। द लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कोहेरेंट। बड़ी आसान, सादा, समझने के काबिल, मरबूत ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। द पोइट हैज़ आल्सो मेड द ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ अल्टरेशन। अल्टरेशन भी उसने यूज़ किया। अल्टरेशन क्या होती हैं? जो पहले अल्फाज होते हैं दो सेम साउंड दें इन द पोइम, जैसे देखते हैं एंड अगेन, नाउ एंड नाउ, आ, ये सारे अल्फाज सेम हैं तो ये अल्टरेशन है। अगर न भी देखें तो ये भी अल्टरेशन ही है। द सडन शार्प हॉट स्ट्रिंग ऑफ फॉक्स, अब ये स सब अल्टरेशन है। The poem is written 6 stanzas, 6 stanzas over 4 lines, 4 लाइनों के each, but the lines are not rhymed. lines में कोई rhyming skip नहीं है। He used the technique of run on lines, उसने run on lines की टेक्निक को यूज़ किया है। As the last line of the stanza की जो आखिरी लाइन है, runs him to the next stanzas, और next stanzas में वो जाती है to increase, और वो increase कर देती है the flow and the rhythm of the poem, इसका flow और rhythm को increase कर देती है। अगर आगे देखते हैं जनाब, इसकी चल रही है अब हमारे साथ टेक्सचुअल लाइन मैं इसी में कवर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पोएम जल्दी कवर हो जाए। हमारे बहुत से लेसन्स पीछे भी पड़े हैं पेंटिंग जिनको हमने कंप्लीट करना है। अब इसमें आपने देख लिया क्या नज़र आया है। द आइडियाज़ वर नॉट क्लियर बट लेटर ऑन दे वर बिकेम गोइंग टू बी क्लियर फॉर द पोइट। एंड फिर हमने देखा है कि ब्लैंक पेज जो था, एम्प्टी माइंड था, जो फोक्स था वो आइडिया है, विंडो उसके माइंड की है, और सडन शार्प हॉट स्टिंग ऑफ फोक्स ये है एंट्रेंस ऑफ द आइडिया, और आइडिया पर झपटना। ये हो गई ये सारी चीज़ें। लेट्स सी द टेक्स्ट नाउ। आई इमेजिन, मैं तसव्वुर करता हूँ, दिस मिडनाइट, ये जो रात है, मोमेंट्स फॉरन से, यहाँ पर इतनी काली रात है, काले घंटे हैं, ये मेरा दिमाग है। माइंड इज़ द डार्क फॉरेस्ट, अभी तक दिमाग ऐसे घने जंगल की तरह बना हुआ है आधी रात में। समथिंग एल्स इज़ अलाइव, कुछ ना कुछ तो उम्मीद की किरण बाकी है। यहाँ से हम देखते हैं कि पोइट जो है ना वो सिल्विया प्लाथ की तरह हथियार नहीं डाल देता, आई एम नॉट द सोर्स ऑफ हनी, ये नहीं कहता। वो कहता है कुछ ना कुछ तो हासिल होने ही वाला है, कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा मेरी पोइटिक इंस्पिरेशन से, कुछ मैं हासिल कर लूँगा। अब जनाब यहाँ पर वो आया है, समथिंग इज़ अलाइव बिसाइड्स द क्लॉक, जो कोई ना कोई तो ये क्लॉक में अभी है, और वो कौन अलाइव है? ये पोइटिक इंस्पिरेशन अलाइव है, और क्लॉक की आवाज़ आ रही है जो हमें वो सुनाई गई है ऑडिटरी, कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। पोइट्री अननोन है लेकिन बाद में उसे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मिलेगा, अलाइव हो जाएगा। एंड दिस ब्लैंक पेज, और ये जो खाली पेज है, ये खाली दिमाग है, वेयर माई फिंगर्स मूव, जहाँ मेरी फिंगर्स हरकत कर रही हैं। अपना बता रहे हैं हालत कि मैं कमरे में बैठा हूँ, कमरे में हालात ऐसे हैं कि कुछ भी मुझे महसूस नहीं हो रहा। बैरूनी हालात की तरफ, वो खिड़की की तरफ जाएंगे। अगले स्टैंजा में भी उसने कमरे के हालात बताए, कमरे में अपनी घड़ी बताई, कमरे में अपनी चीज़ें बताई, अपने आप को बताया कि मैं आधी रात को कमरे में मौजूद हूँ, फॉरेस्ट के पास कमरा है। थ्रू द विंडो, और विंडो में आई सी नो स्टार, मैंने क्या देखा? यहाँ पर तो सितारे ही नहीं है। नो विजन, नो आइडिया, नथिंग इज़ देयर, समथिंग मोर नियर, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी उम्मीद है। होप, ऑप्टिमिस्टिक, पहले उसने क्या है? समथिंग एल्स इज़ अलाइव, कुछ ना कुछ तो ज़िंदा है। समथिंग मोर नियर, कुछ ना कुछ तो अभी मेरे करीब है। शायर की एक और उम्मीद की किरण कायम है। दो डीपर विद इन डार्कनेस, अलगत्ता ये बहुत डीप है और अंधेरा भी छाया हुआ है। इज़ एंटरिंग द लोनलीनेस, और वो आ जाता है उसके अंधेरे में आ जाता है, उसके ख्याल में आ जाता है कि जनाब कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे मिलेगा। पोइट को यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलने वाला है और वो सोच रहा है कि और यस,
1 मिनट के लिए ज़रा पॉज हो गया था। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? समथिंग मोर नियर, कुछ ना कुछ तो उम्मीद उसके पास, किरण है, उम्मीद की किरण है। दो डीपर, हालांकि वो अभी भी बड़ी गहरी सोचों में है, विद इन डार्कनेस, और अंधेरे में है, यानी अभी भी उसे कोई आइडियाज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसे उम्मीद है कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर आएगा। इज़ एंटरिंग द लोनलीनेस, जो कि उसकी तन्हाई में एंटर हो जाएगा, जो कि उसकी तन्हाई में दाखिल हो जाएगा, उसके खाली दिमाग को भरेगा। कोल्ड, डेलिकेटेड, अब उसने ये देखा क्या है? थ्रो द विंडो क्या है? खिड़की के बाहर उसने देख लिया जनाब कोई सितारा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तन्हाई है, कोई दूसरा बंदा भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ठंड भी है, कोल्ड, ठंड है वहाँ पर। ये हमें वो इमेजरी दिखा रहा है, सीजन बता रहा है। डेलिकेटली, आहिस्तगी से, नरम और नाजुक कोई कदम उठाएगा ज़रूर यहाँ पर। एज द डार्क स्नो, जैसा कि ये डार्क स्नो है, ये अंधेरे में स्नो पड़ी हुई थी। एक फोक्स आता है, नोज टचेस टू, उसकी नोज़ पहले बाहर निकलती है और हमारी शाहों को टच करती है। पहले फोक्स की अपीयरेंस आ रही है, यानी आइडिया में जो थोड़ा सा एक उसे मिला, थीम मिल गया कि चलो जी मैं इस पे पोइम लिखता हूँ। लीफ पे उसने टच किया, 2 आइज़, फिर उसकी 2 आँखें नज़र आई। ये उसके इब्तदाई ख्याल है, शायर के 2 आँखें इब्तदाई ख्याल हैं। सर्व मोमेंट, एक लम्हे के लिए आते हैं, एंड नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ, और फिर वो आँखें आती हैं, आँखों के बाद फिर उसका जो है नोज़ नज़र आती है, नोज़ के बाद उसके चिक्स नज़र आती हैं, उसकी पूरा फेस नज़र आता है, बॉडी नज़र आती है। ये सारा रिपीटेशन में हमें वो बताना चाह रहे हैं कि सर्चिंग फॉर समथिंग एंड नाउ आई सा, वो इज दैट, दैट्स अ फॉक्स। सेट्स नियर प्रिंटिंग इनटू द स्नो, अब उसने क्या किया है? उसने सेट कर दिए हैं, निशान छोड़ दिए हैं स्नो के ऊपर। बिटवीन द स्टार्स, बिटवीन द ट्रीज, इन ट्रीज में उसने क्या किया है? निशान छोड़ दिए हैं। सेट नीट प्रिंट्स, उसने बड़े साफ किस्म के निशान छोड़ दिए हैं इनटू द स्नो के ऊपर। अब वो जो ऐसे अल्फाज मिले हैं ना, जिन्होंने इनकी क्रिएटिव प्रोसेस में आकर इनकी इंस्पायरेशंस को जगाया है, तो इनके जो फ्री इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ये कि मेरे न्यू आइडियाज़ आ गए हैं, अब मैं न्यू आइडियाज़ को ब्लैंक वर्स में लिखूँ, रिटोरिकल टेक्निक में लिखूँ, राइम वर्स में लिखूँ, और रन ऑनलाइन में लिखूँ, जो मर्जी करूँ, मुझे अब क्लियर होने लग गया, बड़े प्रिंट छपने लग गया। बिटवीन ट्रीज के दौरान, एंड वेयरली अ लेम, अब वेयरली क्या है? एक मुख्तात किस्म का, एक मुख्तात है, अलेम, और थोड़ा सा वो लेम में भी आ जाता है लड़खड़ाना, जैसे लंगड़ाना, वैसे करके फॉक्स चल रहा है, यानी कभी चलता है कभी रुकता है। लेम शैडो लेग्स बाय स्टम्प, लेग क्या है? शेडोज कम हो रहे हैं, बाय स्टम्प तने दरख्तों के जो होते हैं ना, उनको वो पीछे छोड़ रहा है, उनको पीछे छोड़ते छोड़ते आगे जा रहा है, तो उसके निशान पड़ रहे हैं, उसका शेडो कम हो रहा है क्योंकि वो आगे निकलता जा रहा है। फोक्स, ऐसे आइडियाज़ जब आ रहे हैं तो आइडियाज़ पेज पे प्रिंट हो रही हैं और वो उसके अगले अल्फाज की तरफ जा रहा है, पिछले अल्फाज प्रिंट हो चुके, आइडिया प्रिंट हो चुका उसके फेस प्रिंट की, उसके नीट फुट प्रिंट की तरह। एंड इन हॉलो ऑफ अ बॉडी, और एक ऐसी बॉडी आती है जो कि इतनी क्लियर वाजिया नहीं है, डैट इज़ बोल्ड टू कम, और वो ऐसा भी है, वो बॉडी आती है, किसकी बॉडी है? ये बॉडी फॉक्स की है, वो आगे आती है और वो अब निडर है कि वो जनाब आके हमला कर सकती है, वो आके देख सकती है। अब उसको इतनी बॉडी क्लियर नज़र आ गई है कि ये एक फॉक्स आता है जो कि अनइवन था, शैडोई था, स्नो के पीछे था, लेकिन फिर वो बाद में जब क्लियर हो गया तो पता लग गया कि भाई ये किसकी बॉडी है। अक्रॉस क्लियरिंग एन आई, अब एन आई, यहाँ पर जो एन आई है ये भी दर हकीकत में वो 2 आइज़ को वजाहत कर रहा है, तो वहाँ पर आगे 2 आइज़ है, यहाँ पर उसने बोल दिया एन आई है। एन आई तो नहीं होती ना, हमेशा 2 आँखें होती हैं, यानी रास्ता साफ़ है। अब लूमर ने देखा है कि रास्ता साफ़ है, क्लियर है मेरे लिए, और अक्रॉस करता है आ वाइडनिंग डीपिंग ग्रीननेस, और वो क्या करता है कि वसी देखा है, वाइडनिंग है, वसी है रास्ता, डीपनिंग ग्रीननेस है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। ग्रीनरी में ये अक्सर इनके शिकार छुपते हैं ना खेतों वगैरह में, तो वहाँ पर वो है ब्रिलियंटली, बड़ी शानदार तरीके से, कॉन्सेंट्रेटेडली, और वो सोचते समझते हुए, कमिंग अबाउट इट्स ऑन बिजनेस, वो अपने बिजनेस पे आ जाता है। उसका बिजनेस क्या है? झपटना और झपट कर पकड़ना, पकड़ कर झपटना, ये वो जो सारी फॉर्म में आ जाता है, अपनी शेप में आ जाता है, क्रिएटिव प्रोसेस उसका आउटपुट होने लग गया है। शायर अपने भी आइडिया साथ साथ बता रहा है, साथ साथ एक शिकार करने की कंडीशन बता रहा है एक फॉक्स की, कि फॉक्स कैसे शिकार करता है। टिल विद द डम शार्प, और एकदम से उसको क्या होता है, अब उसने स्मेल ऑल फैक्ट्री यूज़ कर दी है, उसको खुशबू आ रही है ना शिकार की,
हॉट स्टिंक ऑफ अ फोक्स। अब शायर को भी फोक्स की बदबू आने लग गई है। फोक्स ने भी जो एक अपनी उसकी ज़ाती स्मेल होती है ना, जानवरों की स्मेल भी महसूस होती है। अब उसने कहा कि यहाँ पर फोक्स की स्मेल आ गई है। इट एंटर्स द डार्क होल, और डार्क होल क्या है? माइंड है शायर का। ये जो स्टिंक थी ना, फोक्स क्या था? उसकी शायरी, उसका आइडिया, उसका ख्याल, उसका पोइट्री आइडिया जो था, ये फोक्स है। पोइटिक आइडियाज़ आ गए हैं और आइडियाज़ उसके डार्क होल, उसके दिमाग में घुस गए हैं। द विंडो इज़ स्टारलेस, विंडो तो अभी भी स्टारलेस है, बैरूनी हालत अभी हमने देखी, तब्दील नहीं हुई। द क्लॉक टिक्स, द क्लॉक अभी भी टिक टिक कर रहे हो। द पेज इज़ प्रिंटेड, लेकिन उसका पेज तो प्रिंट हो चुका है। अब हमने देखना है नोट करने की चीज़ें जो इसमें है। कलेक्शन ऑफ द पोइम्स है जिसका नाम था द हॉक इन द रेन, वहाँ से ली गई है। और ही स्पोक अबाउट द कैप्चरिंग द रियलिटी और थिंग्स, एनीवन एनी टाइम कैन राइट एनीथिंग, मे भी पॉसिबल है। जब उसने कहा है कि सडन आइडियाज़ आते हैं, नॉट कम विद द स्वेट, ये हमें आ जाते हैं, कोई हमें इन पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बाजू का तो होता है कि भाई हम मेहनत करते हैं, अल्फाज जोड़ते हैं, लेकिन वो सही नहीं होते। एनीवन एनी टाइम कैन राइट एनीथिंग, लेकिन एनीथिंग नहीं लिख सकते, बड़ा सोचना पड़ता है शायर को। खैर, ये सडन आइडियाज़ की बात हो रही है। इट टेल्स द प्रोसेस हाउ अ पोएम इज़ रिटन, कैसे पोएम लिखी जाती है। विच थिंग्स इन हाउ टू कंपोज अ पोएम, कैसे पोएम कंपोज होती है, प्रोसेस ऑफ अ पोएम का प्रोसेस हमने देखा था, प्रोसेस अंडरगोज अ पोइट। और वो प्रोसेस भी देखा है ना जिसमें एक शायर भी तो गुजरता है उसमें। परफेक्ट सॉलिट्यूड एंड ए क्वाइट एटमॉस्फेयर, ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। समटाइम्स आइडियाज़ कम्स लाइक अ सडन फ्लैश ऑफ नाइट, ऐसे जैसे झलक नहीं आती रात में वैसे आ जाते हैं। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और बाजू का बड़ा लॉन्ग टाइम भी लेती है मेडिटेशन का। पोइटिक इंस्पायरेशन इट कम्स एनी टाइम इन एनी केस, किसी भी हालत में भी आ सकती है। आप कहीं भी बैठे हो आपको आमद हो जाती है शेर की। टेड ह्यूज हमारे इंग्लिश पोइट, बच्चों के राइटर और बेहतरीन अपनी जनरेशन में कंसिडर किए जाने वाले पोइट लॉरेट। आज हमने इनको कंप्लीट कर दिया। हमारी प्लेलिस्ट में देखिए आपको ये कंप्लीट सेट मिल जाएगा टेड ह्यूज का, और आपका क्वेश्चन टेड ह्यूज का सॉल्व। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।